नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। नरेश मीणा जमानत मिली, बाहर आए। बाहर आने के बाद वो लोगों से मुलाकात भी करते रहे। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो जन क्रांति यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज 21 जुलाई को उन्होंने जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की है। अब वो नंगे पैर अपनी इस यात्रा में चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और अपनी, कहा जा रहा है कि वो उद्देश्य तो उनका लोगों की समस्याओं को लेकर है, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। उसको एक नज़रिए से देखा जा रहा है कि भाई नरेश मीणा जो है वो अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं, या फिर कहा जाए तो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो बात अलग है कि हाँ, जिस वजह से चुनाव लड़े, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़े, तो कांग्रेस की उम्मीदवारों की उन्होंने जमानत ज़रूर जब्त करवा दी। अब वो अगला, क्योंकि कई सारे विधानसभा का भी उपचुनाव भी होना है, एक अंता का, क्या वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? फिर उसके बाद क्या वो अब 88 की अपनी तैयारी में जुट गए हैं और 2028 में कि वो तैयारी में जुट गए हैं, और 2028 में क्या नरेश मीणा एक तीसरे दल के रूप में संगठन तैयार करेंगे? हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत सरीखे नेताओं के साथ कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देंगे? इन्हीं सब बातों पे बात करेंगे हमारे सहयोगी सुमित देवड़ा के साथ। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि नरेश मीणा देखिए, आज जो सभा हुई, जन क्रांति सभा हुई, वहाँ पर भरत जी कुंदन, राजेंद्र सिंह गुढ़ा सरीखे कई नेता, कांग्रेस के नेता, अन्य दलों के नेता, सपा के नेता, जो आपके विधायक हैं यूपी से, अतुल प्रधान, वो भी पहुँचे। लेकिन अतुल प्रधान ने क्या कुछ कहा? बात अब यहाँ पे, क्योंकि एक जातिगत समीकरण काफ़ी मायने रखता है राजस्थान में। जब भी चुनाव आते हैं तो अतुल प्रधान जी ने क्या समीकरण दिया, बात आज शुरुआत वहीं से करेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे कि क्या 2028 तक यही समीकरण, सियासी समीकरण बिठा के नरेश मीणा अपने आप को एक बड़ा नेता साबित कर पाएंगे। सुनिए जरा अतुल प्रधान जी का ये बयान। मैं आज चलता हुआ आ रहा था भाई कोटा से, राजेंद्र जी गुड़ा जी तो एक ट्रक पर लिख रहा था गुजर मीणा की यारी। मैंने ट्रक को लेकर देखा, चाहे तो वीडियो दिखा दूंगा अभी, कहां है हमारे लोकेशन। मैंने कहा तुरंत वीडियो बना लो। आज तो ऐसे संगम में हम जा रहे हैं कि जहां पर गुजर मीणाओं का ही संगम होने जा रहा है। ये चल रहा था ट्रक, इसके आगे देखना, अभी इसके आगे लिखा हुआ है, देखो ये रहा, इस गाड़ी पे, ट्रक पे, गुजर मीणा की यारी। तो हम लोग तो अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने आए हैं। बताओ रहन सहन एक जैसा है या नहीं? बताओ पहनावा एक जैसा है या नहीं? बताओ खेती कियारी का काम एक जैसा है या नहीं? बताओ सदियों से, सालों से इकट्ठा रहते हुए आए या नहीं? छोटी मोटी दरार लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन वो दरार नहीं पड़ेगी। और मैंने तो नरेश भाई से कहा, आपके पास ताकत है, आपके पास जुनून है, आपके पास देशभक्ति की आपकी विरासत है, आपके पुरखों का आपके पास लेगेसी है। इसलिए इस ताकत से हर गरीब को हौसला देना, हर कमजोर की ताकत बनना, जातियों को जोड़ने का काम करना, समाज के दबे कुचले, शोषित और वंचित, पीड़ित और कमजोर लोगों को अपनी आवाज से, अपनी ताकत से हौसला देने का काम करना। और मैं वादा करके जाता, जितनी बार भी, जिस जगह पर भी भाई नरेश मीणा आवाज देंगे। गुजर मीणा की यारी क्या आने वाले दिनों में सब पे पड़ेगी भारी, क्योंकि गुजर समाज से अतुल प्रधान जी आते हैं। पिछले दिनों जब एक महापंचायत हुई थी गुजर आरक्षण को लेकर, तब भी वो वहाँ पहुँचे थे। और नरेश मीणा अब मीणा समाज में, राजस्थान के मीणा समाज में कम से कम इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि उनके आसपास कोई नेता फिलहाल भटकता नहीं दिखाई देता। चलिए चलते हैं सीधे अपने सहयोगी सुमित के पास, क्योंकि सुमित लगातार नरेश मीणा को जेल के दरमियान से पहले, यानी थप्पड़ कांड के समय से उनको कवर कर रहे हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है 8 PM में। नरेश मीणा ने बिगुल फूंक दिया है, यानी नरेश मीणा का प्रण, उन्होंने कहा कि वो नंगे पैर यात्रा करेंगे, यात्रा के जरिए लोगों से मिलेंगे
और उनकी समस्याएं सुनेंगे, उस पर समाधान निकालने की बात करेंगे। तो एक तरीके से नरेश का प्रण और तैयार हो गया है सियासी रण। नरेश का रण और सियासी रण तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन सी जो है आगामी आने वाले दिनों में कौन सी विधानसभा पर उपचुनाव होने की संभावना है और नरेश मीणा उसके लिए कैसे प्रबल उम्मीदवार हो सकते हैं, अगर वे किसी पार्टी की ओर से भी लड़े या निर्दलीय लड़े। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब वे 8 महीने की जेल काटने के बाद अब वापस आए हैं, इसके बाद में कल जो है वो जयपुर से रवाना हुए थे अपने क्षेत्र के लिए, तब भी जो है देर रात तक उनका स्वागत होता रहा, भारी भीड़ देखने को मिली। और एक वीडियो जो सामने आया जब उन्होंने अपना अंगूठा काट कर जो है भगत सिंह की तस्वीर को तिलक किया, और अब बड़ा अंगूठे वीडियो से ये चीरा वायरल भी लगाकर, हो रहा है। सुमित क्लियर, उसे अंगूठे में चीरा लगाकर, क्योंकि अंगूठा काट के जी बोलोगे थोड़ा बिल्कुल। सा। जी जी बड़ी बात यह है कि खून से जो तिलक किया है जी अपने, जी और एक क्रांति की बात उन्होंने की। और उस समय उन्होंने संबोधित करते हुए यह भी किसी एक कांग्रेसी नेता पर हमला भी बोल दिया। कौन वो कांग्रेसी नेता है जिनका नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा हम जो है इशारा उनका समझ सकते हैं कि वह भी जो है कभी अंता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो हार भी चुके हैं। और उनके खिलाफ जो है किस तरह से नरेश मीणा ने मोर्चा खोला था, अब जो है उन्होंने यह रैली निकालना शुरू किया जिसमें वे पद यात्रा करेंगे, बिना नंगे पैर जो है चलेंगे, लोगों से मिलेंगे। कहीं न कहीं जो है पूरी राजस्थान में जिस तरह से गुर्जर और मीणा समाज का वर्चस्व है, और यहाँ पर मीणा और समाज और गुर्जर समाज जो है निर्णायक भूमिका में है। और जब नरेश मीणा जो है एक समाज के एक दिग्गज नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और युवाओं में उनका काफी क्रेज देखा जा रहा है, ऐसे में वो उन पर आज की तारीख में किसी पार्टी का ठप्पा भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अपनी भूमि को जो है वे मजबूत करने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा 8 महीने तक जब जेल में रहे, तब लोगों का उनके प्रति जो भाव था, कि जिस तरह से उन्हें लोगों में यह रोष था कि उनके समाज के एक नेता को जो है वो युवा नेता है, ऐसे में उनको जेल में रखा जा रहा है। लोगों का यह सोचना था कि उनको इतनी राहत मिल सकती थी और वे जल्दी बाहर आ सकते थे, लेकिन जिस तरह से इस केस को चलाया गया, अलग अलग जो केसों को एक साथ क्लब करके एक जो है हैवी केस बनाया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इस बात को लेकर नरेश मीणा के वकील ने यह तर्क रखा था कि जिस तरह की धाराओं का उपयोग जो है किया गया है, हत्या के प्रयास जैसी मुकदमे धाराओं का जो उपयोग किया गया है वह गलत है, और किसी भी तरह से इस बात का पता नहीं चलता है। हालांकि नरेश मीणा ने थप्पड़ जरूर मारा है, लेकिन हत्या जैसे धाराओं के मुकदमे लगाना वह गलत है। यही कारण है कि नरेश मीणा को जमानत मिलने में इतनी देरी हो रही है। आखिरकार राजस्थान उच्च न्यायालय से उनको राहत मिली और वे बाहर आ पाए 11 जुलाई को। उससे पहले जो है यह भी रणनीति बन गई थी कि प्रहलाद गुंजल और हनुमान बेनीवाल मिलकर जो है 20 जुलाई को अगर नरेश मीणा को राहत नहीं मिलती है तो एक बड़ी जो है जनसभा और रैली करने वाले थे उनके समर्थन पे। हालांकि जो है नरेश मीणा बाहर आ गए। इसके बाद में हम लगातार देख रहे हैं 11 तारीख से जो है आज एक सप्ताह से ऊपर हो चुका है, जिस 21 तरह से तारीख। लोगों जी बिल्कुल उनके बिल्कुल 10 दिन हो चुके हैं और उनके प्रति जो लोगों का क्रेज है, और अब जो उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की है, कहीं न कहीं नरेश मीणा। जी 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 बिल्कुल। देखिए सुमित, अब यहाँ पे बात ये देखिए, उन्होंने अपनी रैली निकाल ली, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर ली। यात्रा का उनका मकसद, उन्होंने वही कहा कि भाई मेरा यात्रा का मकसद है कि लोगों को जो समस्याएं हैं उनको लेकर उनका निजात दिलाया जाए, उन समस्याओं को उठाया जाए। उन्होंने वो जो किरोड़ीलाल मीणा जैसे वो खाद पे छापे डाल रहे हैं, नकली खाद, नकली बीज, उन्होंने उसका भी उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि नकली खाद, नकली बीज जो आपके खेतों में जाता है, आपके घर तक पहुंचता है, उससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बहुत लंबा चौड़ा खैर उन्होंने स्पीच दी। अब लेकिन एक चीज़ ये, क्योंकि अब देखिए नरेश मीणा भले ही वो जनता की मांगों की बात कर रहे हो, लेकिन अब ये सियासी गलियारों में चर्चा भी होने लगी है कि नरेश मीणा, क्योंकि उन्होंने भी कई मौक़ों पर ये जिक्र कर दिया कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और वो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी 2.5-3 साल का समय है और राजस्थान में कभी भी 200 विधायक
नहीं बैठते हैं, यानी कभी ना कभी चुनाव होता रहता है, तो उनके पास अभी मौके बहुत सारे हैं और अंतर तो उनके सामने है ही है, चुनाव लड़ सकते हैं। नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे कंफर्म है। वो राजनीतिक पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे उस पर उन्होंने अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया, वो किसी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन नरेश मीणा की एक रणनीति ये लगती है, देखिए जैसे हनुमान बेनीवाल को उन्होंने साथ में रखा है, राजकुमार राउत की वो तारीफ करते हैं। आपने अतुल प्रधान का बयान सुन लिया कि गुज्जर और मीणा की यारी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा उनके साथ आ गए हैं, जो कि चेहरा है राजपूत समाज का। राजपूत समाज, गुज्जर समाज, आदिवासी बेल्ट्स में उन्होंने आदिवासी चेहरे राजकुमार राउत को आगे कर रखा है, मतलब बना रखा है। हनुमान बेनीवाल जाट चेहरा है उनका। तो नरेश मीणा अपनी विधायकी के साथ साथ या कहें अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी सियासी कदम के साथ साथ 2028 में भी तीसरे दल की बात जो बेनीवाल करते हैं या जो राउत करते हैं, वो एक बड़ा मोर्चा तैयार करने की तैयारी में भी नरेश मीणा जो जुट गए हैं, अगर इस तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वो हर समाज के एक बड़े बड़े चेहरे को अपने साथ जोड़ रखा है इस वक्त उन्होंने। देखिए, पूरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देता है। ऐसे में नरेश मीणा के लिए एक बड़ा स्कोप इस पूरी राजस्थान में देखा जा सकता है। देखिए, आपने हनुमान बेनीवाल की बात की, वे जाट दिग्गज नेता है। राजकुमार राउत आदिवासी पार्टी से आते हैं, आदिवासी का एक बड़ा चेहरा है। और तमाम जब से वे जेल काटने के बाद में बाहर आए हैं, तब से निर्दलीय विधायक या निर्दलीय जो नेता जो वर्चस्व रखते हैं, वे लगातार उनके साथ में देखे गए हैं। ऐसे में अगर नरेश मीणा इस पूरी जो घटनाक्रम अभी जो चल रहा है और जितना जन समर्थन उनको मिल रहा है और सकारात्मक रूप से मिल रहा है, ऐसे में अगर तीसरे मोर्चे की तरफ भी जाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि पूरी राजस्थान में हमें कोई पार्टी नहीं दिखाई देती है, तो तीसरा मोर्चा नहीं दिखाई देता है। और जब नरेश मीणा युवा नेता है, मीणा समाज जो कि वर्चस्व रखते हैं वहां पे। अभी हमने अतुल प्रधान का आपने जिक्र किया, किस तरह से गुर्जर मीणा गठबंधन की वो बात कर रहे थे, एक साथ होने की बात कर रहे थे। तीसरी बात अपने हनुमान बेनीवाल की कर ली, उन्होंने उनका जिक्र किया। हनुमान बेनीवाल जो भरतपुर डी का क्षेत्र जो है, धौलपुर का क्षेत्र है, वहां पे जाट समुदाय भी है, तो उनका समर्थन। तो इस तरह से अगर नरेश मीणा एक तीसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं और एक जो है नई पार्टी का गठन भी करते हैं और उनमें तमाम वर्चस्व रखने वाले, देखिए राजेंद्र गौड़ा राजपूत समाज का चेहरा, तो इन सभी को साथ में लेते हुए या नई टीम बनाते हुए एक तीसरा मोर्चा तैयार करते हैं, तो एक मजबूत जो है तीसरा मोर्चा पूरे राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। और हाँ, कांग्रेस के और बीजेपी के जो इन समाज से जो नेता आते हैं, उनके लिए जरूर जो है एक नरेश मीणा जो है एक बड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में भी उभर के सामने आ सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा ने जो है केवललाल मीणा की तारीफ कर दी। सचिन पायलट की जो 12 प्रश्न कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जो है कि सवाल को टालते हुए दिखाई दे। उन्होंने सीधा कोई हमला नहीं किया, उन्होंने सीधा यह कहा कि वो जो है बड़े नेता है, बड़ी पार्टी के बड़े कामों में व्यस्त रहते हैं, इस कारण जो है हर मुद्दों पर जो बोल नहीं सकते। कहीं ना कहीं जो है वे अपनी राजनीति में लगे हैं। उन्हें पता है कि अगर वे कि हमारे उनके समाज के या उनके क्षेत्र के कोई भी दिग्गज नेता पर अगर सीधा हमला करते हैं तो उनकी राजनीति पर असर पड़ता है। वे एक सकारात्मक राजनीति की तरह जो है अपनी राजनीति की शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और हो सकता है कि आने वाले समय में उनको एक अच्छा जो है स्थान पूरे राजस्थान में या फिर तीसरे मोर्चे की तरफ जाए तो एक अच्छी तीसरा मोर्चा जो है वो खड़ा कर सकते हैं। जी अम्बेश। बिल्कुल, देखिए सुमित, एक चीज़ और इसमें कि हनुमान बेनीवाल देखिए लगातार 80-85 दिनों से, अब क्योंकि वो वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि सदन चालू हो गया है तो संसद पहुँच गए हैं, एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि भाई जो जयपुर में किया, अब जो है दिल्ली में बैठ के वो दिल्ली में जो है वो हल्ला बोलेंगे। सदन के अंदर खड़े होकर आरपीएससी को भंग करने की मांग, पुनर्गठन की बात, या फिर यूपीएससी की तरह पेपर कराने की बात, या एसआई भर्ती को रद्द करने की बात, तो वो एक मोर्चा विपक्ष की भूमिका हनुमान बेनीवाल ने संभाली है। अब नरेश मीणा तैयारी करें। देखिए होता क्या है कि अक्सर हमने ये सब चीज़ें देखी हैं चुनाव के अंतिम समय में, जब विधानसभा चुनाव होते हैं उससे 6 महीने पहले कोई भी
विपक्ष जो है तैयारियां करता है, या फिर कोई युवा नेता या फिर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग ऐसे तैयारियां करते हैं। 6 महीने पहले से हमने ये चीज़ें देखी हैं। नरेश मीणा के पास अभी बहुत टाइम है और हनुमान बेनीवाल ने भी वो नब्ज पकड़ ली है कि भाई राजस्थान में अगर सियासत करनी है, युवाओं को जोड़ना है और अपनी खोई जो साख है उसे वापस लाना है, तो युवाओं के बीच में बैठना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। उसी तर्ज पर नरेश मीणा भी चल चुके हैं। तो अब इन दोनों के इस मिलाप से कांग्रेस और बीजेपी को आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा, और क्या एक मजबूत गठबंधन तैयार हो सकता है, या फिर क्योंकि राजस्थान का अगर पिछले 30-40 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, इतिहास उठा के देखा जाए, तो एक तो कांग्रेस और बीजेपी सत्ता परिवर्तन वाली रीत, और दूसरी की कोई तीसरा फ्रंट कभी उभर नहीं पाया। वो एक चुनाव चला लेकिन दूसरे चुनाव में हमेशा वो धराशायी हो गया। एक बीएसपी का अगर देखा जाए तो 2 बार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके मैक्सिमम 6 विधायक जीते हैं। उसके अलावा कोई तीसरे दल के रूप में तो कभी कोई उभरा ही नहीं राजस्थान में। जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा कभी राजस्थान में सफल रूप से नहीं देखने को मिला है। 1-2 चुनाव में जो है ज्यादा सीटें आई थी, जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी 3 सीट आई थी, बसपा भी आप कह रहे हैं कि 6 सीटें जो है मैक्सिमम आई है। लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हमेशा इस तरह की गणित रही है कि जब निर्दलीय और तीसरे मोर्चे की भूमिका में हमेशा निर्णायक रहती है। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव के परिणाम आते हैं उसमें निर्दलीय विधायक और जो क्षेत्रीय पार्टियों के विधायक है वे किस पार्टी के साथ जाते हैं उससे पार्टी को मजबूती मिलती है। इसलिए तीसरे मोर्चा जो है हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है। साथ में अगर नरेश, आपने कहा कि जिस तरह से अभी चुनाव में वक्त है, जिस तरह से अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है वो चुनाव के समय देखा जाता है, लेकिन चुनाव में अभी 3 साल है। लेकिन कहीं ना कहीं भले ही 3 साल हो, लेकिन जिस तरह से सत्ता विरोधी लहर बहुत जल्दी जो है इस सरकार के सामने देखने को मिल रहा है, खासकर युवाओं में। जब नरेश मीणा की हम बात करते हैं तो युवा नेता के रूप में हम बात करते हैं, और युवाओं में जो आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है तमाम, खासकर भर्तियों को लेकर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से आक्रोश देखने को मिला, हाल ही में विद्या संबल को लेकर जिस तरह से आदेश सरकार ने निकाला, उसके बाद में जो है जो विद्या संबल में असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर जो भर्तियां की थी, अब जो है उन्हें हटाकर जो है नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी, पूरे नए तरीके से भर्तियां की जाएगी। और जिस तरह से दूसरी भर्ती में घोटाले के आए दिन घटनाक्रम सामने आते हैं, ऐसे में युवा में कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर देखने को मिली है। और न सिर्फ नरेश मीणा बल्कि हनुमान बेनीवाल भी युवाओं की नब्ज पहचानने में सफल रहे हैं और उस मौके को पूरी तरह से भुनाने में सफल रहे हैं। देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करें तो 859 पद है। अगर वापस परीक्षा हो भी जाती है और रद्द भी हो जाती है तो 850 जो है कोई बड़ी बात नहीं है अगर एग्जाम कराने में। लेकिन बात है कि जब घोटाला होता है तो युवाओं, जब वह रद्द होती है तो युवाओं में किस तरह की संतुष्टि आती है कि जिस भर्ती घोटाले में घोटाला हुआ था उसमें जो है उस भर्ती परीक्षा को सरकार ने निर्णय करते हुए रद्द किया, और इस नेता ने हमारी बात को प्रमुखता से उठाया, और इस नेता के प्रमुखता से उठाने के बाद में सरकार को यह निर्णय करना पड़ा। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल भी लंबे समय से कल ही वो जो है वो कह रहे थे कि 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, हम जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब जब नरेश मीणा बाहर आए हैं और उन्होंने जब उनके समर्थन में युवाओं को देखा, जिस तरह से जेल में भी जो है इंदिरा मीणा उनसे मिलने पहुंचे थे, कांग्रेस के विधायक केवललाल मीणा भी उनसे मिलने पहुंचे थे, प्रहलाद गुंजल ने भी उनसे बात की थी, तो जिस तरह से उनको फीडबैक भी मिला है और उनके प्रति जो समर्थन है, अभी जो आक्रोश लोगों में है, उनके क्षेत्रों में है, कहीं ना कहीं नरेश मीणा धन्यवाद देने भी जिस तरह से उनको लोगों का सहयोग मिला है, और इस जन आक्रोश को जो है आने वाले चुनाव में वोट में तब्दील भी हो सके, इसके लिए भी नरेश मीणा ने सही समय पे जो है सही एक्शन उठाया है और कई नेताओं को अपने साथ में लेकर भी चल रहे हैं। किस तरह से कहां पर उन्होंने, जिस तरह से जब सचिन पायलट की बात करनी थी तो उन्होंने सचिन पायलट की बात की, जब केवललाल मीणा की बात करनी थी जहां पर उन्होंने केवललाल मीणा की बात की है, तारीफ भी की है, तो तमाम जो है बड़े सजग और सही तरीके से और रणनीति पूर्ण जो है नरेश मीणा आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है
ये जन आक्रोश जो उनसे मिल रहा है काफी हद तक जो है आने वाले चुनाव में जब भी वे चाहे वे उपचुनाव में जाए जनता की विधानसभा में या फिर आने वाले विधानसभा में जाए, कहीं ना कहीं वोट में जो है वे तब्दील जरूर कर पाएंगे। जी अमरीश। अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस बीजेपी पर क्या इफेक्ट होगा इस चीज़ का, ये भी देखना होगा। एक चीज़ सुमित, और बहुत शॉर्ट में क्योंकि समय कम है। देखिए, बड़ा एक गेम रहा है जब भी राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से एक मुख्यमंत्री बनने की बात आए, चाहे वो 98 रहा हो, कैसे परसराम मदेरणा जी उस वक्त बड़ा चेहरा थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की आई तो आपके ही क्षेत्र के अशोक गहलोत जी बाजी मार ले गए। 98 में सीपी जोशी जी, 2008 में सीपी जोशी जी की उम्मीद थी, लेकिन फिर वहाँ पे अशोक गहलोत जी बाजी मार ले गए। 2018 में भी वही हुआ, सचिन पायलट उम्मीद थी, लेकिन वहाँ पर भी अशोक गहलोत जी ने तिकड़म लगा लिया कि भाई कांग्रेस के 60 विधायक और बाकी निर्दलीय, बीएसपी का समर्थन, छोटी पार्टियों का समर्थन, तकरीबन उन्होंने सब मिला के अपना एक बहुमत साबित कराने वाला आंकड़ा उन्होंने बना लिया। मतलब अपनी ही पार्टी में उन्होंने अपना अलग पार्टी वाला स्टैंड ले लिया। अब क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट का सपोर्ट करते हैं, नरेश मीणा भी कहीं ना कहीं, ठीक है वो नाराज हैं सचिन पायलट से, लेकिन वो खुल के कहते हैं कि भाई उनके सामने बहुत सी मजबूरियां हैं। राजकुमार राउत अगर सचिन पायलट की तारीफ नहीं करते तो वो बुराई भी नहीं करते। भरत सिंह कुंदन किस तरीके से सचिन पायलट के लिए लड़ाई लड़े, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़, मतलब टिकट भी नहीं लिया, पार्टी भी छोड़ दी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा हनुमान केसर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए थे, उन्होंने भी सचिन पायलट की बोला कि भाई सीएम बनाओ, हम समर्थन करते हैं, इस तरीके की बातें हुई। ये जो पूरा गठबंधन बन रहा है, अगर कहा जाए सो कॉल्ड, अगर भविष्य में बनता है, अगर ऐसे चांस आते हैं 2028 में कि त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो कांग्रेस के लिए चांस फिर क्या होगा? सचिन पायलट चेहरा, और क्या ये पूरी रणनीति एक पहले से ही तैयार करने की वो तो नहीं है कवायद कि हाँ भाई अब अगर अब चांस आता है तो अब ऐसे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, अभी आपने गहलोत की बात की और पिछले चुनाव की बात की। तभी तो कहा जाता है कि जो है हार में भी जीत ढूंढना जो है गहलोत को अच्छी तरह से आता है। यही कारण थी कि जब भी कांग्रेस को समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो गहलोत उसमें बाजी मार गए। कहीं ना कहीं जो है गहलोत की राजनीति, पासे कोई भी खेले गहलोत जीतते गहलोत है, ऐसा भी कहा जाता है राजस्थान की राजनीति में। और उनसे ज्यादा जो है रणनीतिकार कोई नहीं हो सकता। यही कारण रहा कि पिछले जिस समय परशुराम मदेरणा को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, उस समय जो है किस तरह से वे मुख्यमंत्री बनकर आए। उन्होंने सारे, ना सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर आए बल्कि जो है तमाम नेताओं की नाराजगी भी दूर की। फिर सीपी जोशी का नाम चला और किस तरह से सीपी जोशी जो है एक वोट से चुनाव हार गए और फिर से गहलोत जो है सीएम बने। और इसके बाद में जब सचिन पायलट का नाम जो बड़ा तेजी से चल रहा था और पार्टी को समर्थन की आवश्यकता थी, तो किस तरह से बसपा के जो है विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हुए, उनको समर्थन मिला। उसके बाद में कुछ महीने बाद में जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो तमाम जो है पिछला इतिहास उठा कर देखें तो गहलोत जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी राजनीति को मैनिपुलेट करने में हमेशा सफल रहे हैं। हालांकि अगर सचिन पायलट जो है अगर अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं, जो कि तमाम नेता, यहाँ तक कि पक्ष नहीं विपक्ष भी जो है कई बार यह कहता हुआ नजर आता है, जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा पार्टी है, उनके कई नेता कहते हुए नजर आते हैं कि जो गहलोत अपनी जमीन तलाश रहे हैं इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जो है अपने बयान में परशुराम मदेरणा और नाथुराम मिर्जा का को भी याद कर लिया कि हमारे नेताओं के नाम में भी राम आता है। तो कहीं ना कहीं अगर पायलट अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते हैं आने वाले चुनाव में, तो जो नरेश मीणा जैसे नेता है, पूरे राजस्थान के नेता है, जो उनकी टीम में कभी रह चुके हैं, तो उनको जरूर जो है फायदा होगा। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि सीधा जो विरोध है किसी भी नेता का पायलट के प्रति नहीं देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यह भी है क्योंकि पायलट युवा है, गहलोत जो है उनकी उम्र भी हो चुकी है और केंद्र नेतृत्व में भी एक जो है मजबूत नेता की आवश्यकता दिखाई देती है। और कभी कभी इन बातों की चर्चा हमेशा सियासत में होती रहती है कि गहलोत जो है केंद्र की राजनीति में, कांग्रेस में
जा सकते हैं। ऐसे में पायलट जो है एक बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं, और पायलट अगर मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं तो जरूर नरेश मीणा जैसे उनकी टीम के लोगों को फायदा मिलेगा। जी अम्बेश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, धन्यवाद बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से राजस्थान की पॉलिटिक्स समझाने के लिए, क्योंकि देखिए मैं तो यहाँ स्टूडियो में बैठता हूँ, आप वहाँ जनता के बीच में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इंतजार करते हैं, नरेश मीणा की जन क्रांति सभा शुरू हो गई है, जो भी अपडेट्स होगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। 2028 में कौन आपकी तरफ से चेहरा होना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।